डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन एग्ज़ामिनेशन रूम में हम क्वेश्चंस के आंसर्स को रिकॉल नहीं कर पाते। लेसन नंबर 1 पढ़ते हैं, समझ में आ जाता है। लेसन नंबर 2 पढ़ते हैं तो लेसन नंबर 1 थोड़ा भूलने लगता है। 2 ख़त्म करके लेसन नंबर 3 पे पहुंचते हैं तो 1 और 2 के कंसेप्ट थोड़ा मिस होते दिखाई पड़ते हैं, और 3 से जब 4 पे पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ दिमाग में मिक्सअप हो गया। अगर यही आपकी प्रॉब्लम है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। आई एम अ टीचर ऑफ फिज़िक्स। लास्ट 27 ईयर से मैं सीनियर क्लासेस में फ़िज़िक्स पढ़ाता आ रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम अमूमन हर बच्चे की प्रॉब्लम है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फोकस इतना शार्प होता है जो इस तरीके की कंप्लेन नहीं करते। और मैं जो डिस्कस करूँगा, मैं इसमें सिर्फ 2 बातें आपसे डिस्कस करूँगा। एक तो ये कि क्या कॉज है इसका, आखिर ऐसा होता क्यों है, और दूसरा ये इसकी रेमेडी क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में एंटर किया था 1996 में, और 1996 से आज 2023 मैंने बहुत सारे चेंजेस नोटिस किए हैं। इसमें सबसे बड़ा चेंज ये है कि आज बच्चे को डिस्ट्रैक्शंस बहुत अवेलेबल है। व्हेन आई वाज इन क्लास 12th एंड व्हेन इट वाज टाइम ऑफ 96 और 97, तो इतना डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल नहीं थे। ना मोबाइल फ़ोन थे, ना पबजी थे, ना पूल्स थे, और वट एवर जो भी होते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। तो बच्चा नेचुरली ही बहुत फोकस्ड था। लेकिन आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना है, आदमी के हाथ में उसका स्विच है हर समय, फ़ोन। तो बच्चे का डिस्ट्रैक्ट होना आजकल के टाइम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन के बीच में जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो हमें करनी ही है। अरे भाई, पढ़ाई तो करनी है, जब पढ़ेंगे तो बढ़िया नंबरों से ही पास होना है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में रिटेन रहे। अब ये रिटेन कैसे रहेगा और रिटेन क्यों नहीं हो पा रहा है अब तक, हम इसी को डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें आपको समझना पड़ेगा ये सारा खेल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का। हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारे पास एक बास्केट हो, और एक बास्केट के अंदर हम लगभग 100 किताबें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल 100 किताबें हमने जो हैं फिज़िक्स की एक बास्केट के अंदर रख दी, एंड दे आर रैंडमली अरेंज्ड। रादर आई शुड से कि हमने फेंक दी उस बास्केट के अंदर। उसमें क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की बुक्स हैं, अलग अलग राइटर्स की बुक्स हैं। अब उस बास्केट के अंदर जहाँ पर 100 बुक्स हमने रख रखी हैं, एकदम अचानक आपसे कहा जाए कि भाई क्लास 7th की और एक राइटर हैं पीरामल, ज़रा उनकी बुक लेके आइए, तो आपको सोचिए क्या करना होगा आपको। आप एक एक किताब उलट पलट करके देखेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वो किताब जल्दी आपके हाथ में लग जाएगी, और किस्मत ने अगर साथ नहीं दिया तो बहुत ढूंढने के बाद हो सकता है लास्ट में जाके कहीं आपको वो किताब मिले। इसको बोलते हैं हाईली अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। उस सिचुएशन में आपके पास एक अलमीरा हो, उस अलमीरा के अंदर 6 शेल्फ्स हों जिनकी आप नेमिंग करें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 से लेके अप टू क्लास 12, और आप बुक सॉर्ट आउट करें। क्लास 6 की बुक्स क्लास 6 की शेल्फ में, क्लास 7 की बुक्स क्लास 7 की शेल्फ में, सो ऑन अप टू क्लास 12। तो देखो, ये आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अचीव किया। ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अच्छा, मान लीजिए अब आप बुक्स को जो है उनके राइटर्स के नेम्स के अकॉर्डिंग अरेंज करें। जिस राइटर का नाम ए से शुरू होता है उसकी बुक पहले, जिस राइटर का नाम बी से शुरू होता है उसकी बुक उसके बाद, और जिस राइटर का नाम जेड से शुरू होता है उस राइटर का जो बुक हो सबसे लास्ट में आए। तो देखिए अब कितना इजी हो जाएगा। अब अगर मैं फिर दोबारा से आपको एक कमांड दूं कि क्लास 8 में एक राइटर हैं जिनका नाम है, जस्ट सपोज उनका नाम है पीरामल, तो भाई जरा उनकी बुक लेके आइए। तो कितना आसान है ना। अब आप क्लास 8 वाले रो में जाएंगे, वहाँ पर पी लेटर आपको मालूम होगा कि पी किसके बाद आएगा, ए बी सी डी। तुरंत आप पी पे पहुँचेंगे और पी में जाके आप उस बुक को तुरंत वहाँ से पिक कर लेंगे। तो यहाँ से जो बात आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बात ये है कि डाटा या ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है उसको फाइंड आउट करना या उसको रिकॉल करना उतना ही ईजी होता है। तो हम क्यों याद करा हुआ भूल जाते हैं और क्यों हमारे दिमाग में चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, उसकी एक वजह, जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हमारे दिमाग में जो डाटा है इट इज़ हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। और अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है? जब जी में आए किताब खोल के कोई भी टॉपिक हमने पढ़ लिया, नहीं इच्छा करी नहीं पढ़ा,
और पढ़ने की इच्छा करी, अरे यार आज पढ़ के देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है, अरे यार आज पढ़ के देखते हैं इंडक्टर क्या होता है, ओफो इसमें डर लग रहा है यार, एक बार देख ही लें कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। तो इस तरह से जब आप रैंडम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग के अंदर जो डाटा भेज रहे हैं उसका कोई पैटर्न नहीं है, इट इज़ हाईली अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। अच्छा तुम्हें एक चीज़ और बताएं, थोड़े से पुराने टाइम में जाते हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, 5-7 साल पहले, तो मोबाइल का जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, शायद थोड़ा सा और पहले जाना पड़े, शायद 10-1 साल पहले, तो वो जो सबसे इंटरेस्टिंग मोबाइल का यूज़ हुआ करता था या कंप्यूटर का यूज़ हुआ करता था एक जनरल आदमी के लिए, वो हुआ करता था गानों का कलेक्शन। मैं ये नहीं कहता कि इकलौता यूज़ होता था, लेकिन ये भी एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया था। अब मान लीजिए किसी के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में या किसी के मोबाइल में 1000 गाने हैं और गाने रैंडमली अरेंज्ड हैं, पता नहीं कि कौन सा गाना पहले है कौन सा गाना बाद में, और आप किसी पर्टिकुलर गाने को सुनना चाहते हैं तो क्या करोगे भाई, एक एक करके आप स्क्रॉल करोगे, क्या मोबाइल में एक एक करके गाने फॉरवर्ड करते हुए ढूंढने की कोशिश करोगे कि कहाँ पर वो गाना है जो आप सुनना चाहते हैं। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया, ये भी अनऑर्गेनाइज डाटा का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन कुछ समझदार लोग क्या करते थे, अपने आप या किसी कंप्यूटर वाले से अपने मेमोरी कार्ड की, जो मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगता था, उसकी फॉर्मेटिंग करवाते थे। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, आपके मोबाइल में जो बहुत सारा डाटा है आपने उसको फ़ोल्डर्स में अरेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़ोल्डर बनाया, उसका नाम है म्यूज़िक। उस फोल्डर के अंदर फिर 2 फोल्डर हैं जिसमें ओल्ड सॉन्ग्स और न्यू सॉन्ग्स। अब ओल्ड सॉन्ग्स के अंदर भी फिर से 2 फोल्डर बने हुए हैं किसी भी तरीके के, कि ये सैड सॉन्ग्स, ये हैप्पी सॉन्ग्स। न्यू सॉन्ग्स के अंदर भी फोल्डर बने हुए हैं आर्टिस्ट के नाम से, कि ये इन आर्टिस्ट का सॉन्ग है, ये इन आर्टिस्ट का सॉन्ग है। तो ऐसे में क्या करा, जैसे आपने किताबें शेल्फ में ऑर्गेनाइज करके रख दी थी, अब जो ये फोल्डर्स बन गए हैं, आपने म्यूज़िक को भी, सॉन्ग्स को भी इन फोल्डर्स के अंदर सजा के रख दिया। अब मान लीजिए आप किसी आर्टिस्ट का जो कोई न्यू सॉन्ग है, नया गाना है, ये किसी फला आर्टिस्ट का आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल में एक फ़ोल्डर हो गया म्यूज़िक, आप म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे 2 फोल्डर खुल जाएंगे, न्यू एंड ओल्ड, आप न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे फिर 2 फोल्डर खुल जाएंगे जिसमें आर्टिस्ट के नाम के हिसाब से ए आर्टिस्ट का गाना ये, बी आर्टिस्ट का गाना ये। अब आपको जो भी आर्टिस्ट चाहिए आप उसके फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, उसके सारे सॉन्ग्स आ जाएंगे जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होंगे, आप आराम से गाने को पिक कर लेंगे। तो इसमें अब आपको समझना क्या है, इसमें आपको समझना ये है कि अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, रादर आई शुड से हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आपको उन चीज़ों को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगता है। और यही बात आपके दिमाग के साथ भी है। अगर आपके दिमाग में डाटा हाईली ऑर्गेनाइज्ड है तो आपके दिमाग को भी उस डाटा को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगता है। अरे भाई, मेमोरी कार्ड की फॉर्मेटिंग तो आप कंप्यूटर सेट की हेल्प से कर लेंगे, लेकिन अपने दिमाग की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे? अब दिमाग में तो कोई कीबोर्ड लग नहीं सकता, ना कोई स्क्रीन होती है कि हम देख सकें कि दिमाग में कहाँ कहाँ सेक्शंस हैं, और ना कीबोर्ड से और माउस से हम उसको अरेंज करके फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो अगर हमें दिमाग की फॉर्मेटिंग करनी आ जाए और उस फॉर्मेटिंग से जो हम फोल्डर्स बनाए, अगर हमारा डाटा भी उन फोल्डर्स के अंदर ऐसे ही अरेंज्ड हो जैसे मैंने आपको बुक्स और म्यूज़िक का एग्जांपल दिया, तो आपके लिए रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने माइंड की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। माइंड की फॉर्मेटिंग मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। ये एग्जाम्पल सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं क्लास 11th-12th में फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं 12th फिजिक्स से आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम डील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के संग। अब हम ये देखेंगे कि दिमाग की फॉर्मेटिंग कैसे करी जाती है। देखो, दिमाग की फॉर्मेटिंग करने का तरीका ये होता है कि पहले हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है पेपर के ऊपर, और जब आप उस पेपर को रीड करते हैं विथ सम रूल्स, जब आप उसको बार बार रीड करते हैं, केवल देखने से, केवल उसको रीड करने से ही दिमाग की फॉर्मेटिंग हो जाती है। क्या मतलब हुआ इसका, अब समझिए ध्यान से। अब जो हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं अपने कंटेंट की, कि क्या चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं, क्या चीज़ हम याद करना चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारा जो फिजिक्स में पहला चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो मुझे मालूम है, और अगर आप भी अपने टॉपिक की जो चीज़ आपको याद करनी है, आप उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, एक्चुअल में फॉर्मेटिंग तो आप अपने दिमाग की करेंगे। यानी कि आपके पास जो डाटा है, आपकी कॉपी में जो नोट्स हैं,
वो आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में कुछ इस पैटर्न से स्टोर हों कि आपको उनको रिकॉल करना बहुत आसान रहे। जैसे एक अरेंज शेल्फ में से बुक निकालना बहुत ईजी है, एक अरेंज म्यूज़िक में से किसी पर्टिकुलर म्यूज़िक को ढूंढना बहुत ईजी है। तो इसी तरीके से आपके दिमाग के अंदर डाटा इस तरीके से स्टोर हो कि उसको रिकॉल करना बहुत ईजी हो। तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट अपनी कॉपी पे बनाना पड़ेगा। ये सब बच्चों के लिए अलग हो सकता है। केमिस्ट्री जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग होगा, क्लास 8 के लिए अलग होगा, क्लास 10 के लिए अलग होगा, लेकिन बेसिक आइडिया एक ही है। जैसे मुझे मालूम है कि जो मेरा 4 चैप्टर है उसमें 5 मेन हेडिंग्स हैं। पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम चार्ज के बारे में समझते हैं। दूसरा हेडिंग है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तीसरा हेडिंग है हमारे पास कि मेथड ऑफ चार्जिंग। चौथा हेडिंग है हमारे पास कूलम्स लॉ कि दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और पांचवा टॉपिक हमारे पास मिसलेनियस में आता है चार्ज डेंसिटीज़ के ऊपर। तो देखो मैं इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करूँगा। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एक हेडिंग लिख दी चार्ज, और चार्ज से मैंने 5 एरोज ड्रॉ कर लिए। चूँकि मैं ऑडियो समझा रहा हूँ, वीडियो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका वीडियो भी भेजता, है ना। अब 5 एरोज मैंने ड्रॉ कर लिए। पहले एरो के नीचे मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन, दूसरे एरो के नीचे मैंने लिख दिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, तीसरे एरो के नीचे मैंने लिख दिया मेथड ऑफ चार्जिंग, चौथे एरो के नीचे लिख दिया मैंने कूलम्ब्स फोर्सेस, पांचवें एरो के नीचे मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये मेरी फर्स्ट लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग हो गई। मुझे ये पता लग गया कि जो चार्ज चैप्टर है, इस चार्ज चैप्टर में ये 5 मेन हेडिंग है। दिस इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग। अब जो मेरा ये पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन, अब मुझे मालूम है इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में मुझे क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ूंगा कंपोजिशन ऑफ एटम। कंपोजिशन ऑफ एटम के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये बातें मेरी जो मैं बोल रहा हूँ सबको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि सबके पास फिजिक्स नहीं है, लेकिन मैं जो एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ, मैं ये देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने लेसन का हेडिंग लिया, उसको कॉपी पे लिख दिया। फिर उस लेसन के हेडिंग में जो मेन हेडिंग्स थे, मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने वो 5 हेडिंग्स जो है अरेंज कर लिए। और हर हेडिंग्स के अंदर जो सब हेडिंग्स थे, फिर मैंने उन सब हेडिंग्स को भी इसके नीचे लिख दिया। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ हमारे क्लास 12th में एक अच्छा टॉपिक है। तो मैं डायरेक्टली लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पे जंप करने के बजाय अपने जहाँ ये लेसन स्टार्ट होता है उस लेसन की स्टार्टिंग में एक ही फॉर्मेट, एक ही फ्लो चार्ट ड्रॉ करूँ। और मैं सबसे पहले उस फ्लो चार्ट को देखूँ कि भाई पहला चैप्टर का नाम चार्जेस, उसके बाद इसमें सब हेडिंग कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अंदर सब हेडिंग उसमें लिखा हुआ है लिमिटेशन। तो मैं लिमिटेशन डायरेक्ट ना बढ़ के क्या कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग की फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। मैं अपने दिमाग को समझा रहा हूँ कि देखो भाई ये पहला था हमारा हेडिंग मेन चार्ज, इसके अंदर सब हेडिंग आया था हमारा कूलम्ब्स फोर्सेस, और कूलम्ब्स फोर्सेस के अंदर हमारा सब हेडिंग है व्हाट, जो मैंने अभी बोला लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो डायरेक्ट आप जो हो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बजाय आप पहले फर्स्ट पेज को ध्यान से देखिए, फिंगर रखिए बाकायदा। जो मेन आपका फोल्डर हो गया दैट इज चार्ज। आप समझिए आप मोबाइल पर ही वर्क कर रहे हैं, आपने उस चार्ज नाम के फोल्डर को दबाया, उसके अंदर से 5 फोल्डर निकल के आ गए स्क्रीन पर। उसमें एक फोल्डर है जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। मैंने कूलम्ब्स लॉ वाले फोल्डर को प्रेस किया तो उसके अंदर फर्दर जो है हमारे 4 फोल्डर्स खुल के आ गए। मान लीजिए एक फोल्डर में लिखा हुआ है कूलम्ब्स फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ की स्केलर फॉर्म, दूसरे में लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तीसरे में लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और चौथे में लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब मैंने लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ वाले फोल्डर पे क्लिक किया तो नीचे मेरे पास सारा डाटा आ गया कि कूलम्ब्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशन होते हैं। तो मैंने कुछ नया नहीं बताया और आपको भी कुछ नया नहीं करना, याद तो आपको करना ही है। बस मैंने आपको ये बताया कि अगर आप इस तरीके से याद करते हैं कि कॉपी का कोई भी पेज खोला और याद करने के लिए बैठ गए, जिस टॉपिक से डर लग रहा है आपने उस टॉपिक को पहले सिलेक्ट कर लिया, तो डाटा तो तब भी आपके दिमाग में जाएगी, लेकिन ये हाईली अनऑर्गेनाइज डाटा होगा। ये कहाँ जाके स्टोर होगा पता नहीं, क्योंकि आपके माइंड की फॉर्मेटिंग नहीं है। तो माइंड की फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जब आप अपने लेसन का एक मेमोरी चार्ट, इसको मेमोरी चार्ट कह सकते हैं, जब आप उसको ड्रॉ कर लेंगे कॉपी पे और किसी भी टॉपिक पे डायरेक्ट पेज खोल के ना पहुँचें, अपने इस फ्लो चार्ट को देखते हुए पहुँचें। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे आप कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन पढ़ना चाहते हैं, आप कहेंगे कि भाई ये तो कूलम्ब्स लॉ के पीछे ही पड़ गए, भाई हमें तो फिजिक्स ही आती है बस,
तो इसलिए हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका फ्लो चार्ट, आपका मेमोरी चार्ट कुछ और हो सकता है, ज्योग्राफी में कुछ और हो सकता है, लेकिन मेन बात यह है कि जो भी आपका लेसन है आपको उसके कंटेंट की फुल नॉलेज होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए इस लेसन का मेन हेडिंग क्या है, लेसन का नाम क्या है। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि इस लेसन के अंदर मेन क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो आपकी फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये हमने हेडिंग्स की सब हेडिंग्स लिखी हैं, इन सब हेडिंग्स के अंदर और क्या टॉपिक्स हैं। तो जब आप, जैसे मैं फिर से अपने एग्जांपल से समझाऊं, चार्ज मेरा मेन हेडिंग हो गया, उस मेन हेडिंग के अंडर में मैंने 5 सब हेडिंग्स लिखे, जिसमें से जो कूलम्स लॉ था, ये मेरा सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर मैंने कूलम्स लॉ के अंदर फिर 5 हेडिंग बताए, ये मेरा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इसमें भी जो है दिमाग को ज़्यादा पेचीदा ना करें, मैक्सिमम 3 से 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि अगर आप मेमोरी चार्ट बनाते हैं तो आपके दिमाग की ऑटोमेटिक अपने आप ही फॉर्मेटिंग होने लगे, कि फॉर्मेटिंग ऐसे ही होती है दिमाग की। जब आप चीज़ों को फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे, टॉपिक का सिलेक्शन रैंडम ना करके अपने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे कि भाई मैं इस मेन टॉपिक की इस हेडिंग का ये वाला सब टॉपिक पढ़ रहा हूँ, और फिर आप कहीं जाके उस पेज को खोलेंगे। टेक माई वर्ड्स, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और ऐसा ही होता है। ये मेरा विचार नहीं है, दिस इज़ रूल, दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग में डाटा कभी भी मिक्सअप ना होगा, बशर्ते आप बहुत पेशेंस से काम लें और जैसा बताया गया है बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।